वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके टेक सिविल। आज हम लोग सर्वे से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पहले जेपीएससी में और बीपीएससी एई और यूडब्ल्यूपीएससी वगैरह हैं और एसएससी जेई है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में मोस्टली आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से लगाएं, आपको इससे रियली में हेल्प मिलेगा, ठीक है। आपको इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओके, सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनते हैं वो तो बताऊंगा ही, और प्लस में जो इसके ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन को भी अपन क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर यूजिंग प्लेनीमीटर। हम लोग प्लेनीमीटर की मदद से किस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो प्लेनीमीटर होता है वो मेनली यूज किया जाता है एरिया को मेजर करने के लिए। वो भी कैसा एरिया? इरेगुलर एरिया। मतलब जो इरेगुलर एरिया होता है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो इरेगुलर एरिया को मेजर करने के लिए हम प्लेनीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर तो ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं रिमेनिंग। सेकंड ऑप्शन मेरा कहता है वाट डायमीटर। वाट डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वर्नियर स्केल। क्या यूज करते हैं? वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल की मदद से हम लोग वाट डायमीटर को मेजर करते हैं, ओके। नेक्स्ट है वेट, वॉल्यूम और वेट। वॉल्यूम वेट तो आपको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन इसका जो था प्लेनीमीटर क्यों यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। वाट डायमीटर भी पूछा जाता है कि वाट डायमीटर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो वाट डायमीटर को हम लोग किससे मेजर करते हैं? वर्नियर स्केल से, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। हिली टेरेन के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है? तो फर्स्ट आता है मेरा ऑप्शन, देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम तब यूज करते हैं जब मेरा सरफेस रेगुलर हो और लार्ज में हो, ठीक है। जब मेरा सरफेस लार्ज हो और सरफेस जो हो वो कैसा हो? रेगुलर हो, यानी अनड्यूलेटेड नहीं हो। अनड्यूलेटेड एरिया में हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करते हैं, तो मेरा ये तो हिली टेरेन के लिए हो नहीं सकता। सेकंड आता है हमारा स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड है वो हम छोटे एरिया के लिए यूज करते हैं, और वो भी एरिया कैसा हो? ओपन एरिया हो। कैसा हो? ओपन एरिया हो, उसमें हम स्क्वायर मेथड को यूज करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड आता है हमारा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड कब यूज करते हैं? क्रॉस मेथड जो है वो जनरली फॉर रोड हो गया, रेलवे हो गया, या फिर कैनल हो गया, ये सब को सर्वे करने के लिए। क्या क्या बोला? रोड, रेलवे, मेनली हम रेलवे में यूज करते हैं। रेलवे में सर्वे के लिए हम डायरेक्ट यानी क्रॉस सेक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी आंसर इसका नहीं होगा। अब बात करते हैं हिली टेरेन, तो ये मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिली टेरेन में टैकोमेट्री मेथड। हिली टेरेन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? टैकोमेट्री मेथड। यानी विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज बेस्ट या मोस्ट सुटेबल फॉर द हिली टेरेन, दैट इज टैकोमेट्री मेथड, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट। क्लोज कंटूर, ये मेरा कंटूर है, ठीक है। अगर मेरा अंदर के साइड में वैल्यू हायर आ रहा है, क्या आ रहा है? हायर वैल्यू आ रहा है, तो ये मेरा रिप्रेजेंट करता है हिली स्ट्रीम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? हिली स्ट्रीम को, ओके। अगर यही वैल्यू अगर इनर के साइड में, अगर यही वैल्यू इनर के साइड में अगर मेरा लोअर आता तो मेरा किसका रिप्रेजेंट करता? डिप्रेशन को। लेकिन मेरा वैल्यू कैसा आ रहा है? हायर वैल्यू इनसाइड, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हिलीज को, यानी हिल स्ट्रीम को। हिलॉक स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज माई करेक्ट आंसर। हायर वैल्यू इनसाइड विल बी रिप्रेजेंट हिलॉक्स या हिलॉक समिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन सरफेस जो 2D में लाई करता हो दैट इज प्लेन सरफेस। डिप्रेशन मैंने आपको बता दिया, लोअर वैल्यू इनसाइड दैट विल बी सो डिप्रेशन, ओके, एंड हायर वैल्यू इनसाइड दैट विल बी सो हिलॉक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर शो बाय द पैरेलल कंटूर लाइंस। कौन सा ऐसा फीचर है किसके द्वारा हम पैरेलल कंटूर लाइंस को शो करते हैं, ठीक है। फ्लैट टेरेन, फ्लैट टेरेन बिल्कुल नहीं हो सकता। फ्लैट टेरेन के द्वारा हम लोग कभी भी पैरेलल कंटूर लाइन को शो नहीं कर सकते, ठीक है। इस फ्लैट टेरेन किसके लिए? वर्टिकल कंटूर को, एलिवेशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हिल्स हो नहीं सकता क्योंकि इनर वैल्यू आउटसाइड होता है जिसको हम हिल से सो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टीप स्लो नहीं होता, अभी मैंने बताया था डिप्रेशन को ही
स्टीप स्लोप भी बोलते हैं। इनर वैल्यू अगर इनसाइड इनर वैल्यू क्या हो, लोअर हो, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टीप स्लोप से। ठीक है, इनर वैल्यू अगर लोअर हो तो हम स्टीप स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं, और हायर वैल्यू अगर इनर साइड में हायर वैल्यू रिप्रेजेंट हायर हो तो उसको हम हिल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप के द्वारा हम लोग पैरेलल कंटूर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन सा, यूनिफॉर्म स्लोप। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्टिकल लाइंस कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन द केस ऑफ। कोई भी वर्टिकल लाइन जो है वो एक दूसरे को मैप पे कब क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कब करते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही केस है जिसमें वो वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वो केस कौन सा कहलाता है, ओवर हैंगिंग क्लिप का। ठीक है, वर्टिकल क्लिप में ये कभी भी एक दूसरे को ओवर हैंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ना ही वैली में कर सकते हैं, ना ही रिज में कर सकते हैं, ना ही वर्टिकल क्लिप में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओवर हैंगिंग क्लिप। ठीक है, आई होप आपको सारे ऑप्शन भी क्लियर हो रहे होंगे। ओके, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन शुड बी, जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, नियर दी पोल रीजन, ऑन दी पोल एक्सिस, नियर दी इक्वेटोरियल रीजन, या ऑल ऑफ दी एबव लोकेशन आर इक्वली सुटेबल। तो हम लोग को एक्चुअली जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो स्टेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमें मिनिमम एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी मिले। ठीक है, तो अगर हम ये अर्थ देखें तो ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल। ठीक है, ये मेरा इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, दिस इज माई इक्वेटर एंड दिस इज माई पोल। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, और अगर पोल पे बात करें तो जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन होना चाहिए वो ऐसे जगह पे होनी चाहिए जो जी की वैल्यू मिनिमम हो और हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ईजिली क्रॉस कर जाए। क्योंकि अगर मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर क्रॉस कर जाएगा तो वो वापस से पृथ्वी पे वापस से वो मटेरियल जो भी हम लॉन्च करेंगे वो वापस से पृथ्वी पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इसका जी मिनिमम के लिए हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है वो कहाँ होनी चाहिए, नियर दी इक्वेटोरियल रीजन पे। ठीक है, क्यों होनी चाहिए मैंने बता दिया, क्योंकि आपको इक्वेटर रीजन पे जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, और पोल पे जी की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी लेती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ए आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन की पोल रीजन पे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ऑन द पोल एक्सिस पे भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिटरमाइन बी। इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आता है उसको किस तरीके से हम डिटरमाइन यानी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एरर जो आता है इंस्ट्रूमेंट में हम एरर को कैलिब्रेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके द्वारा, कैलिब्रेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, अगर अपन देखें कि इंस्ट्रूमेंट एरर होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब होता है कि अगर डिफरेंस आए एक्चुअल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंट वैल्यू में तब हम उसको इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब है कि अगर डिफरेंस आए एक्चुअल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंट वैल्यू में, मतलब जो हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू कुछ और शो कर रहा है, अगर उसमें मेरा डिफरेंस आ जाता है यानी दोनों सेम नहीं आते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके के एरर को हम कैलिब्रेशन मेथड के द्वारा बताते हैं। ठीक है, ओके, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैलिब्रेशन यूज करते हैं एरर को फाइंड आउट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट में एरर को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो उसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर पार्ट को इंस्पेक्शन के लिए। किसको, जो मैन्युफैक्चर पार्ट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैन्युफैक्चर होता है उसके पार्ट को इंस्पेक्शन के लिए उसमें हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्लीप गॉज। स्लीप गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टॉलरेंस को मेजर करता है। ठीक है, किसको मेजर करता है, स्लीप गॉज की अगर अपन बात करें तो ये स्लीप गॉज जो है वो टॉलरेंस को मेजर करता है। टॉलरेंस को कहाँ तक मेजर करता है, अगर इसको टॉलरेंस की बात करें तो 0.001 से लेकर 0.005 तक मेजर करता है। 000 होगा ये, 0.0005
0.5 तक मेजर करता है, टॉलरेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिटरमाइन, एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिटरमाइन बाय कैलिब्रेशन। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट की इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर जो पार्ट होता है इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम इंस्पेक्शन करते हैं ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा, और स्लीप गॉज के द्वारा हम टॉलरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फैक्ट दैट हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इज फ्लोइंग द मेजर वेरिएबल इज टर्म एज। जो इंस्ट्रूमेंट में जो वेरिएबल होता है उसको बिल्कुल सटीकता से, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से अगर जो मेजर करता है वो कौन मेजर करता है, फिडिलिटी। फिडिलिटी के जरिए हम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को क्लोजली बिल्कुल, मतलब अगर ऐसे बोलें 0.0001% शुद्धता तक उसको मेजर कौन करता है, फिडिलिटी के जरिए हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या उसको एक्यूरेसी कहते हैं, नो। थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी, नो। प्रिसीजन, नो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिडिलिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर मेजर द वेरिएबल इन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या है, फिडिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीवल प्रोटेक्टर इज यूज फॉर। बीवल प्रोटेक्टर उसको हिंदी में बोलें तो जो चांद होता है ना, चांद, जिसमें एक तरफ से 180 डिग्री बना होता है, दूसरे तरफ से 180 डिग्री बना होता है, यानी दोनों मिलकर ये कितना 360 डिग्री तक मेजर करता है। कितने तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो बीवल प्रोजेक्टर इज यूज फॉर, इसका ये आप देख के ही पता लगा लोगे कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, एंगल मेजरमेंट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंगल मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चेन या टेप का यूज करते हैं। हाइट मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्लैटनेस मेजरमेंट, फ्लैटनेस मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लैटनेस मेजरमेंट के लिए हम लोग हाइट गॉज का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, हाइट गॉज का। अगर फ्लैटनेस को डिफाइन करें अपन, तो फ्लैटनेस क्या होता है, फ्लैटनेस मतलब होता है कि जो मिनिमम, वह मिनिमम डिस्टेंस जिसमें सारे पॉइंट सरफेस पे लाई करते हो। क्या मैंने कहा, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें जितने भी पॉइंट है वो सारे सरफेस पे लाई करते हों, डेट इज कॉल्ड फ्लैटनेस डिस्टेंस या फ्लैटनेस मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग बेवल प्रोटेक्टर जो है वो मेनली किसके लिए यूज करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे ऑप्शन, लीनियर मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, फ्लैटनेस मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल मेजरिंग डिवाइसेज। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा हम एंगल को मेजर करते हैं। ट्रोमेल, ट्रोमेल नहीं का यूज करते हैं क्या एंगल मेजरमेंट के लिए, नहीं। ट्रोमेल का यूज कहाँ करते हैं, ट्रोमेल की अगर बात करें तो यह एक स्क्रीन होता है जिसके द्वारा हम क्या मटेरियल को, अलग अलग मटेरियल को, अलग अलग शेप एंड साइज के मटेरियल को सेपरेट करते हैं, जिसमें इसमें कंक्रीट डाला जाता है या फिर बड़े बड़े स्टोन डाले जाते हैं। उसके बाद जो एक साइज का, अलग अलग साइज का मटेरियल वो जालीनुमा बना हुआ होता है, ये कौन सा, ट्रोमेल। ठीक है, इस तरीके से, और इससे अलग अलग शेप एंड साइज का हम मटेरियल को सेपरेट करते हैं, तो ट्रोमेल तो हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हर्माफ्लोराइड, हर्माफ्लोराइड कैलिपर। इसको है जो इसमें क्या होता है, इसको अस्क्राइबिंग लाइन को डिटरमाइन करने के लिए या फिर बताने के लिए फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से इसको हम यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, ये इसके दो लेग होते हैं। ठीक है, एक तो स्ट्रेट सीधा होता है और दूसरा क्या होता है, इसके थोड़ा सा ऐसे बेंट हुआ होता है। ठीक है, ये कौन सा, ये हर्माफ्लोराइड, हर्माफ्लोराइड कैलिपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वन स्ट्रेट लेग होते हैं और दूसरा ये थोड़ा सा वेंट किया हुआ लेग होता है। ठीक है, इसको हम किसी कर्व पॉइंट से या फिर किसी कर्व पॉइंट से स्पेसिफाई, स्क्रेविंग लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइन बार। साइन बार हमारा जो है वो एंगल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंगल मेजरमेंट के लिए, वो भी कितने, लेस देन 45 डिग्री एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग साइन बार का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन बार इज द करेक्ट आंसर। That means angle measuring device which is used for the measuring the angle, that is called sine bar. Okay, ट्रोमेल मैंने बता दिया आपको, अलग अलग स्क्रीनिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इस कैलिपर का भी बता दिया कि कैलिपर को अपन क्यों यूज करते हैं, इसके आपको फिगर भी बता दिया कि इस तरीके से वन इसमें स्ट्रेट लेग होते हैं, दूसरा हल्का कर्व लेग होता है। ओके,
ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर along ए ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20। हमें क्या बताना है? स्लोप करेक्शन बताना है। तो हमें स्लोप करेक्शन पता है। स्लोप करेक्शन क्या होता है? एच स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, सपोज दिस इज दी, ये मेरा लेंथ है l, दिस इज दी h। ठीक है, ये मेरा ग्रेडियंट दे रखा है कितना? 1 in 20, 1 वर्टिकल टू 20 हॉरिजेंटल। तो ये जो हम एच, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एच के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एच इक्वल टू होता है एच इक्वल टू लेंथ अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एस का स्क्वायर। एस क्या है? ये जो मेरा ग्रेडियंट आ रहा है वो। ठीक है, तो लेंथ मेरा कितना हो गया? 30 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 20 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये 4001 आएगा, ठीक है, तो इसको 4001 में से ये है, ये जो है ना 4000 के कंपेरिजन में 1 काफ़ी छोटा है, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब नेगलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 30 अपॉन 20 आ जाएगी। ठीक है, डेट मीन्स 1/5 आ जाएगी। यानी एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1.5। क्लियर है यहाँ तक? एच की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ गई। ओके, अब 1.5 स्लोप करेक्शन जो होता है एच स्क्वायर अपॉन 2l, तो 1.5 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2 इंटू एल। एल कितना है मेरा? 30। ओके, अब ये किस में कर रहा है? मुझे फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर सारे डायमेंशन पहले किस में थे? मीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 2.25 डिवाइड बाई 60। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है? 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.75 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3.75 सेंटीमीटर। डेट मीन्स वी वो ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सिंपल था ये। इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अपन जब क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो एच की वैल्यू आती है एल अपॉन रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसमें जो ये वैल्यू आती है ना, इसको आप डायरेक्टली कंसीडर कर लो, इसको आप नेग्लेक्ट करके चलो, क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये जो है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अपन के पास जो ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास कैलसी नहीं होता है, इसलिए अपन इसको अप्रोक्सीमेट लेके करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ग्रेटर एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट इज ऑब्टेन बाई। अगर लीनियर मेजरमेंट में मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? ठीक है, क्या टैकोमेट्री यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट टैंपिंग यूज करेंगे, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो हम जो लीनियर मेजरमेंट करते हैं उसमें जो जनरली यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए, वो क्या यूज करते हैं? टेप का यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टेप होते हैं, क्लॉथ का टेप, मेटल का टेप, ठीक है, इनवर टेप। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइकोमेट्री को क्यों नहीं यूज करेंगे? टाइकोमेट्री क्या यूज होता है? हिली एरिया में यूज होता है। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराए उसमें आपको बताया टाइकोमेट्री कहाँ यूज होता है। डायरेक्ट चेनिंग नहीं यूज कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली ऐसे भी अगर यहाँ पे ये चेंजिंग है, अगर चेनिंग भी रहता तो चेनिंग जो हम लोग यूज करते हैं ना, चेनिंग वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? वो स्लोपिंग ग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। जैसे दिस 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 दिस। ठीक है, इस तरीके का जो स्लोप आता है ना, उस तरीके के ग्राउंड को मेजर करने के लिए अपन चेनिंग मेथड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ऑप्टिकल स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन है वो किस पे बेस्ड है? क्या रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे, डबल रिफ्लेक्शन पे, या डबल रिफ्रैक्शन पे? तो ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर है वो किस पे बेस्ड है? ऑप्टिकल डबल रिफ्लेक्शन पे, नॉट रिफ्रैक्शन। ये डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। अब डबल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? डबल रिफ्लेक्शन वो होता है जो जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग, जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है ना, ये भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ये जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, इसके बीच का एंगल कितना होता है? ये 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात भी आप याद करके रखना कि ये जो डबल रिफ्लेक्शन के बीच में जो हम ऑप्टिकल स्क्वायर डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, उसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ठीक है,
ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है किससे, और एक्यूरेट भी बोल सकते हैं, और ये इजीली भी होता है मतलब मेजर करने के लिए क्रॉस स्टाफ के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है और ज़्यादा आसान भी होता है क्रॉस स्टाफ के कंपैरिजन में। ठीक है, मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, ये जो प्रिज्म स्क्वायर होता है ना, प्रिज्म स्क्वायर, ये भी हमारा सेम प्रिंसिपल ऑप्टिकल स्क्वायर की तरह वर्क करता है। जैसे अपन ये पता है कि ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रिज्म स्क्वायर का भी सेम प्रिंसिपल है, प्रिज्म स्क्वायर भी डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, प्रिज्म स्क्वायर जो दो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है ना, उनके बीच का भी एंगल उतना ही होता है जितना ऑप्टिकल स्क्वायर का होता है, 45 डिग्री। ठीक है, ये जो प्रिज्म स्क्वायर और डबल ऑप्टिकल स्क्वायर है वो 90 डिग्री एंगल को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसका 90 डिग्री एंगल के लिए प्रिज्म और ऑप्टिकल स्क्वायर को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। और अगर एक क्रॉस स्टाफ की बात करें तो क्रॉस स्टाफ जो होता है इसको मेनली अपन एंगल के लिए मेजर करने, एंगल को बताने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, वो कितना जो आपको आगे क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसमें आपको डिटेल उसमें बता दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डबल रिफ्लेक्शन। कभी भी इसका डबल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, डबल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए मेट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक पर मीटर रन कैन बी। मेट्रिक चेन कितने, 20 मीटर, 30 मीटर, ये सारे लेंथ के होते हैं मेट्रिक चेन। वन लिंक में वन वन ऐसे कह सकते हैं कि जो मेट्रिक चेन होता है ना, मेट्रिक चेन पर लिंक कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। इन मेट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक जो होते हैं, इन मेट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक जो होते हैं पर मीटर पे, तो वो कितने होते हैं, 5। ठीक है, यानी 1 मीटर पे बात करें, 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, 5। तो इसका करेक्ट आंसर तो 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 5। ओके, अब हम अपन बात कर लेते हैं, जैसे चेन अगर सपोज पूछ लिया क्वेश्चन में कि 30 मीटर चेन के लिए नंबर ऑफ लिंक कितना होगा, तो 1 मीटर में हमें 5 लिंक मिलते हैं, तो 30 में कितने मिलेंगे, 30 इंटू 5 दैट इज 150। ठीक है, 20 मीटर मेट्रिक चेन में कितने मिलेंगे, तो 20 इंटू 5 100 लिंक। इस तरीके से आप एक से ऐसे क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एसएससी में देख लो या फिर बीपीएससी में देख लो, बीपीएससी ई वगैरह में, और जेपीएससी में देख लो, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि 20 मीटर मेट्रिक चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक होंगे। अच्छा, और भी अलग अलग तरीके के चेन होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर जैसे देखें इंजीनियरिंग चेन की बात करें, किसकी, इंजीनियरिंग चेन की, इंजीनियरिंग चेन की, तो ये कितने होते हैं, इंजीनियरिंग चेन होते हैं 100 फीट, 100 फीट लॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसमें लिंक भी कितने होते हैं, 100 लिंक होते हैं। ओके, सेकंड बात करें अगर ग्यूंटर चेन की, तो ये करीब 66 फीट लॉन्ग होता है। कितना, 66 फीट लॉन्ग। इसका भी लिंक कितने होते हैं, 100 लिंक होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन रिवेन्यू चेन कितने का मीटर का होता है, 33 फीट लॉन्ग होता है। और इसकी लिंक की बात करें तो इसमें 16 लिंक होते हैं। ठीक है, ओके, इस तरीके से आप ये याद रखना, इंजीनियरिंग चेन, गुंटर चेन, रिवेन्यू चेन। इंजीनियरिंग चेन में 100 मीटर लॉन्ग होता है और इसके लिंक भी कितने होते हैं, 100 लिंक। ठीक है, गुंटर चेन की बात करें तो ये भी 66 फीट लॉन्ग होता है, इसमें भी लिंक कितने आते हैं, 100 आते हैं। रिवेन्यू चेन में 33 फीट का होता है और इसके लिंक कितने होते हैं, 16 लिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो मैं सारे आपको इस क्वेश्चन में से बताते जाता हूँ। और इतने भी अपन को पॉइंट डिस्कस नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन में अपन लगे रहें, क्योंकि हमें मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। और जितने क्वेश्चन आप करोगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी उतनी ही ज़्यादा नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा। तथा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या क्या कंसेप्ट मिस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड हर वो पॉइंट जो रिलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और पूछा गया था आईएएस में कि 1 एकड़ इक्वल टू कितना गुंटर चेन होता है। तो गुंटर चेन का स्क्वायर होता है, तो 1 माइल की बात करें अगर, 1 माइल इक्वल टू कितना होता है, 80 गुंटर चेन, 80 गुंटर चेन। ठीक है, अगर 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ की, तो ये होता है 10 इंटू
गुंटर चेन का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइल इजकल टू 80 गुंटर चेन, ओके, एंड 1 एकड़ इजकल टू 10 इंटू गुंटर चेन का स्क्वायर, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। वो उस लाइन को क्या कहते हैं जो सर्वे के मेन लाइन को फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसको क्या कहते हैं? क्या हम चेक लाइन बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं, या फिर चेन लाइन बोलते हैं, या फिर बेस लाइन बोलते हैं? तो जो टाई लाइन, एक्चुअली इसको देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाई लाइन। क्या हो जाएगा? टाई लाइन यानी 20। अब टाई लाइन को मैं और बता देता हूँ। टाई लाइन का यूज जो है वो फिक्स पॉइंट को, टाई लाइन का यूज जो है वो फिक्स पॉइंट को, जो फिक्स पॉइंट होता है मेन सर्वे में, उसको जोड़ने के लिए जो लाइन का यूज करते हैं ना हम, उसको बोलते हैं टाई लाइन। मैंने कहा फिक्स पॉइंट जो टाई सर्वे में, मेन सर्वे में जो फिक्स पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट, उसको जोड़ने के लिए जिस लाइन का यूज करते हैं वो मेरा टाई लाइन कहलाता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेक लाइन। चेक लाइन को प्रोवाइड तब करते हैं ना जब हमें एक्यूरेसी की जरूरत होती है। एक्यूरेसी, जब किसी भी लाइन का चेक करना हो, मुझे एक्यूरेसी किसी भी सर्वे का अगर एक्यूरेसी चेक करना हो ना, तो हम चेक लाइन का यूज करते हैं। इसके नाम से भी पता चलता है चेक, चेक मतलब एक्यूरेसी करना, एक्यूरेसी को जो चेक करता हो दैट इज चेक लाइन, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बेस लाइन। बेस लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? चलो पहले चेन लाइन देख लेते हैं। चेन लाइन क्या होता है? जो मेन स्टेशन होता है ना, उसको ज्वाइन जो करता है उसको हम मेन चेन लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि जो मेन स्टेशन होता है, जो सर्वे करते हैं तो मेन स्टेशन होता है, जो मेन स्टेशन होता है उसको जो ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं चेन लाइन। क्या बोलते हैं? चेन लाइन, ठीक है। तो मेरा इस चेन लाइन भी हो गया। नेक्स्ट आता है बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन सर्वे का वो लॉन्गेस्ट लाइन होता है जो लेवल सरफेस के सेंटर से पास होता हो। क्या मैंने कहा? जो लेवल सरफेस के सेंटर से पास होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाई लाइन। चेक लाइन जो एक्यूरेसी को चेक करता हो, चेन लाइन मैंने आपको बता दिया कि जो मेन स्टेशन को ज्वाइन करता है, मेन सर्वे लाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, चेन लाइन को। बेस लाइन भी मैंने बता दिया कि वो सर्वे का लॉन्गेस्ट लाइन होता है जो लेवल सरफेस के सेंटर से पास करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 2 point of survey are mutually invisible the following method of ranging is adopted। अगर हमें when 2 point of सर्वे का वो 2 पॉइंट अगर आपस में मतलब एक दूसरे से इनविजिबल है, मतलब दिख नहीं रहे, तो हम लोग जो रेंजिंग का मेथड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेंजिंग होता क्या है। रेंजिंग एक प्रोसेस है। रेंजिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सर्वे लाइन के अलोंग इंटरमीडिएट पॉइंट को बताते हैं। मैंने कहा यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सर्वे लाइन के अलोंग इंटरमीडिएट पॉइंट को, किसके? इंटरमीडिएट पॉइंट को बताते हैं, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, ये टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स। एक तो एक डायरेक्ट रेंजिंग, दूसरा इनडायरेक्ट रेंजिंग। जैसा इसका नाम है उस तरीके से हम डायरेक्टली बता सकते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग इसमें क्या होता है? इसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं? इंड पॉइंट से। इसलिए इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। इंड पॉइंट से हम इंटरमीडिएट पॉइंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और ये डायरेक्ट मेथड हम तभी पॉसिबल है जब स्टेशन क्या हो? इंटरविजिबल हो। मतलब जो हमारा स्टेशन है एक इन पॉइंट से दूसरे इन पॉइंट विजिबल हो, तभी हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो जो इंटरविजुअल नहीं हो, मतलब जो इनविजिबल हो, दैट इज उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपको आई थिंक रेंजिंग भी समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, और किस लिए रेंजिंग यूज करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग इज इन सर्वे चेन इज। दो ब्रास रिंग, इस तरीके का जो रिंग अपन जो चेन यूज करते हैं ना, उसमें ये ब्रास रिंग कुछ इस तरीके से अटैच रहता है। वो आपने देखा होगा जब आप कॉलेज में सर्वे करते हैं तो आप देखे होंगे। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये 20 सेंटीमीटर होता है, या फिर आप बोल सकते हो कितना? 200 mm या 0.2 मीटर।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें और कुछ ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सर्वे लाइन प्रोवाइड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क इज नोन एज। ये मैंने आपको बताया था, चेक लाइन यूज करते हैं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको टाई लाइन बता चुका है, बेस लाइन बता चुका है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। चेक लाइन अपन जो मेनली 4 लाइन यूज करते हैं, कौन कौन, टाई लाइन, चेक लाइन, बेस लाइन और चेन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, मैंने आपके लिए ये एक्चुअली क्वेश्चन जानबूझ के डाला है, क्योंकि आपने जो इंजीनियरिंग चेन पढ़ते हैं, ग्यूंटर चेन पढ़ते हैं, रेवेन्यू चेन पढ़ते हैं, मैट्रिक चेन पढ़ते हैं, उसमें मैंने आपको लिंक भी बताया था। ठीक है, तो टोटल नंबर इसमें पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन ग्यूंटर चेन। तो ग्यूंटर चेन कितने मीटर का होता है, 66 फीट का होता है। ठीक है, इसमें लिंक कितने प्रोवाइड करते हैं, लिंक की बात कर रहा है। एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 66 फीट है तो हो सकता है 1 फीट का हर लिंक हो, तो करेक्ट 66 मार के चले जाते हैं, लेकिन इसका आंसर 66 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी 100 लिंक। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन गुंटर चेन। गुंटर चेन होता है 66 फीट का, जबकि उसमें लिंक प्रोवाइड करते हैं कितना, 100 लिंक। ठीक है, 100 लिंक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है, अब एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ये अपन डिटरमाइन किए हैं कि 20 मीटर चेन के लिए जो हम एक्यूरेसी करते हैं ना, वो ±5 mm तक लेते हैं। ठीक है, और यही अगर 30 मीटर का मेट्रिक चेन लेते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी करते हैं वो कहाँ तक, ±8 mm तक। ठीक है, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर है तो बी इज माई करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे 30 मीटर हमें गिवन होता तो सी करेक्ट होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ होल सर्किल वेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री। एक होल सर्किल वेयरिंग से लाइन कितने बन रहे हैं, लाइन जिसकी वेयरिंग कितनी है, 120 डिग्री। इट्स रिड्यूस वेयरिंग इज, इसकी रिड्यूस वेयरिंग क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता होना चाहिए कि होल सर्किल वेयरिंग क्या होती है। वेयरिंग मतलब एंगल मेजर करना, ये आप सिंपली समझो। ठीक है, होल सर्किल वेयरिंग क्या होती है, रिड्यूस वेयरिंग क्या होती है। होल सर्किल वेयरिंग कौन से कंपास से यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, रिड्यूस वेयरिंग कौन से कंपास यूज किया जाता है। तो मैं आपको पहले इसका पूरा डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, ओके, तो होल सर्किल वेयरिंग पहले देखते हैं। ठीक है, होल सर्किल वेयरिंग क्या होता है, इसका जितना भी वेयरिंग है ना, वो हम नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे ये मेरा नॉर्थ हुआ, ये मेरा साउथ हुआ, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट इंटरचेंज होते हैं। ओके, उसके बाद क्या, सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसकी जो बेयरिंग मेजर करेंगे नॉर्थ से करेंगे दिस, एंड इसकी भी बेयरिंग मेजर करेंगे नॉर्थ से करेंगे, इसकी भी बेयरिंग नॉर्थ से करेंगे और इसकी भी बेयरिंग नॉर्थ से मेजर करेंगे। मतलब किसी एक डायरेक्शन, वो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से हम जितने भी लाइन हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जितने भी लाइन आएंगे उस सारे लाइन को हम नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करते हैं। वो मेरा कौन सा बेयरिंग कहलाता है, WCB, यानी होल सर्किल बेयरिंग। ठीक है, ओके, अब अपन बात करते हैं, अच्छा इसको मेजर किससे किया जाता है। इसको जो मेजर करने के लिए हम जो कंपास यूज करते हैं वो प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिड्यूस वेयरिंग की। रिड्यूस वेयरिंग की अगर बात करें तो रिड्यूस वेयरिंग में क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, नॉर्थ। ये रिड्यूस वेयरिंग की अपन बात कर रहे हैं, रिड्यूस वेयरिंग को क्वाड्रेंटल वेयरिंग भी बोलते हैं। ओके, ये बात भी आप माइंड में रखना। रिड्यूस वेयरिंग को क्वाड्रेंटल वेयरिंग भी बोलते हैं। जैसे ये है, इस लाइन को अगर हमें मेजर करना है यानी बेयरिंग बतानी है, तो जिस भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से जो भी नियरर होगा, क्या ये लाइन मुझे नॉर्थ से नियरर है, बिल्कुल नॉर्थ के नज़दीक है ना ये लाइन, तो ये अपन नॉर्थ से मेजर करेंगे। ये लाइन को अगर मेजर करना है तो ये अपन साउथ से मेजर करेंगे, इसको मेजर करना है तो साउथ से मेजर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, अपन बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग में मेजर करने के लिए 2 डायरेक्शन का यूज करते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये मेन होते हैं जिसके जरिए अपन ये एंगल को, लाइन के बेयरिंग को फाइंड आउट करते हैं, जिससे जो नज़दीक होगा उसको अपन ले लेंगे। सपोज मैंने कहा यहाँ से इसके एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट। ठीक है,
ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसके दे देंगे। ठीक है, सपोज ये मैंने बोला है इसका एंगल यहाँ से शॉर्ट से, चलो मैं दूसरा बना देता हूँ, ये अपन ले लिए, ये अगर इसका ये शॉर्ट से बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये मेरा शॉर्ट है, ये मेरा ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट बीटा ईस्ट। क्वाड्रेंट भी हम उसी के डायरेक्शन वाले शो करते हैं। अगर ये डायरेक्शन रहा तो नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन रहा तो नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन रहा तो साउथ ईस्ट, और ये डायरेक्शन रहा तो साउथ वेस्ट। ठीक है, इसको हम कौन से कंपास यूज करते हैं, इसको मेजर करने के लिए यानी बेरिंग को बताने के लिए अपन सर्वे कंपास, दो तरीके के कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास जिसको हम WCB यानी होल सर्किल बेरिंग को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास जिसको हम रिड्यूस बेरिंग बोल दें या फिर क्वाड्रेंटल बेरिंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये विच साइड इज नियरेस्ट, जो उसके नज़दीक में होगा साइड, उससे अपन मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये होल सर्किल बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री। एक होल सर्किल बेरिंग से ये लाइन कितनी बना रही है, 120 डिग्री। ये कितना होता है, 90 डिग्री। कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा, यानी प्रिज्मेटिक कंपास से मापा जा रहा है, यानी होल सर्किल बेरिंग है, तो ये कितना है, 120 डिग्री। ये मेरा हुआ नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे रिड्यूस बेरिंग क्या होगा, यानी क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होगा। ठीक है, ये टोटल ये जो हाल्फ एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे तो क्या मुझे ये एंगल मिल जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री डायरेक्शन कौन सा आएगा, साउथ और ये ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, साउथ 60 डिग्री ईस्ट, यानी बी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, इस वीडियो सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसके सीरीज सेकंड बनाऊंगा जब इस पे आप कमेंट करोगे कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं, आपको इस तरीके की क्वेश्चन और चाहिए जिससे मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूं और उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो भी डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके सेकंड पार्ट लाऊंगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट if the staff reading is 1.4 and 2.9 meter which correspond to lower and upper horizontal line of telescope of the tachometer is of analytic length। टैकोमेट्री में क्या होता है कि एक अब यहाँ से क्या, ये जो भी अपन टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं वहाँ से यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, इसके अपर और लोअर दो रीडिंग आ रही है। कितना, लोअर आ रहा है 1.4, अपर आ रहा है 2.9। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है कि यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये इक्वेशन होता है D = KS + C। ठीक है, C जो होता है स्टाफ की रीडिंग है, S जो है वो स्टाफ की रीडिंग है, C मेरा एडिटिव कांस्टेंट है और K मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। अगर C की बात करें तो C एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है, A + D, जो हम टैकोमेट्री के केस में क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, ओके, अगर बात करें अगर D = KS + C, तो यहाँ पे C मैंने आपको बता दिया, C क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट विच इज इक्वल टू A + D। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है बहुत बार, SSC में ये भी पूछा गया है कि C = A + D, C = क्या होता है। ठीक है, एंड K क्या है, हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जो टैकोमेट्री में अपन कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, और ये किसके बराबर होता है, F/I के। F इज द फोकल लेंथ, I इज द स्टेडिया इंटरवल। ठीक है, ओके, तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ये स्टाफ है मेरा, यहाँ से इसकी लोअर लीडिंग और अपर लीडिंग कितनी है, 2.9, 1.4, तो स्टाफ का इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, 2.9 माइनस 1.4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5। ठीक है, अब D = K मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, टैकोमेट्री केस में इसको 100 लेते हैं। ओके, एस कितना है, एस मेरा आया 1.5। C कितना है, C मेरा 0 होगा क्योंकि एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, 0, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 150। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 150 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपको ये एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप कमेंट करोगे कि कम से कम आई थिंक 50 to 60 कमेंट आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग कि मतलब नेक्स्ट सीरीज में लाऊं, तो मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।